बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो बात डिस्कस की थी तो उसमें हमने बताया ये था कि अक्रूड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच वी फर्स्ट यूटिलाइज बट येट नॉट बीन पेड। ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हमने खर्च कर लिए हैं, यूटिलाइज कर लिए हैं, फायदा हासिल कर लिया है, लेकिन उसकी पेमेंट करना बाकी है, that is called accrued expenses, or you can say that accrual expenses or unpaid expenses. For example, इसके अंदर हमने जो दी थी, ये लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपका यूटिलिटीज जितने भी बिल हैं, पोस्ट पेड जो आपके मोबाइल बिल्स हैं, रेस्टोरेंट के बिल्स हैं, ये सब सारी ये हमने चीजें यूटिलाइज कर ली हैं, लेकिन इसकी पेमेंट करना बाकी है। फिर इसके अंदर हमने आगे बात करी थी कि इसकी जो नेचर होती है वो करंट लायबिलिटी की होती है, अक्रूड एक्सपेंसेस की, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट इन लायबिलिटी सेक्शन। फिर सेकंड स्टेप में जो आपके अक्रूवल के बाद प्री पेमेंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री पेमेंट्स और प्रीपेड्स और एडवांस पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स और एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच वी पेड फर्स्ट, जो हमने पहले पे कर दिए हो लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं करे, यानी उसकी यूटिलाइजेशन जो है फॉर द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसको यूज करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे और वो फिर एक्सपेंस आउट होता रहेगा, लेकिन फर्स्टली हम जो है उसको एडवांस में पेमेंट देंगे। तो इट इज ट्रीटेड एज करंट एसेट एंड रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट इन करंट एसेट अकाउंट या करंट एसेट के सेक्शन में लिखा जाता है। और इसकी जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी वो दी थी कि स्कूल फीस हो गई, इंस्टीट्यूशंस की फीस हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, रेंट आपका जो है वो ज्यादातर प्रीपेड में ही चल रहा है। और जो आपके मोबाइल के अंदर जो आप लोग जो प्रीपेड की आपकी जो सिम्स हैं जिसके अंदर आप जो है मोबाइल का जो लोड वगैरह, इजी लोड वगैरह करवाते हो, दे ऑल आर ट्रीटेड एज प्री पेमेंट्स ऑफ एडवांस पेमेंट। अब इसकी ट्रीटमेंट में आपको बताया था कि इसके नेचर जो है करंट एसेट है, और फिर इसके बाद मैंने अक्रूड एक्सपेंसेस को दोबारा आपको ये बताया था, एक एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल हमने 1 जनवरी को 2019 को, आपको इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आप इसका जो लेक्चर नंबर 1 है वो आप जरूर सुन लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ताकि वो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक 1 जनवरी 2019 को हमने एक बाबा जी को अपॉइंट करा है, और बाबा जी की मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है, छोटे मोटे कामों के लिए रखा था, आपको बताया था। लेकिन जैसी बाबा जी को जो है वो जॉब स्टार्ट करने लगे तो आपने कहा बाबा जी हमारी कंपनी का एक अलग रूल है कि हम हर महीने की तनख्वाह आपको अगले महीने की 10 तारीख को देंगे। तो बाबा जी ने कहा सही है भाई, जब सबको मिलती है तो हमें मुझे भी मिलेगी। तो आपने जैन की तनख्वाह जो है फेब में दी, फेब की तनख्वाह मार्च में दी, मार्च की तनख्वाह अप्रैल में दी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 10 तारीख को दे रहे हो। तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि दिसंबर की तनख्वाह आप नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में दोगे। अब इसको अगर जरा अच्छी तरह अगर आपको समझना हो तो वी आर राइट नाउ टुडे इज December 31st 2019 एंड आवर अकाउंटिंग पीरियड इज एंडेड, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड्स हुआ है। तो अब मसला ये है कि अकाउंटिंग में जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि हम एक चीज पढ़ेंगे, और उसका नाम था आपके पास मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, एक रूल है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद ईच अदर। जितने भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के शुड बी मैच विद ईच अदर एंड रिकॉर्डेड इनकम स्टेटमेंट इन व्हिच दे पर्टेन। जो जिस साल का एक्सपेंस और जिस साल का रेवेन्यू है वो उसी साल में रिकॉर्ड करो, और उसको मैच करते हुए आप उसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। अब क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग में एक और प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है बच्चों, irrespective of the receipt and payment of cash, expenses and revenues of one accounting period should be recorded in income statement। यानी आपको अगर उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है और आपने कैश नहीं पे करा तो आप एक्सपेंस को डेबिट करके फॉरन लायबिलिटी क्रिएट कर दो, दैट इज एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। और ऑब्वियसली बात है वो जो लायबिलिटी है आपकी वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, वो आपको कुछ दिनों के बाद ही आपको सेटल करना जरूरी होती है। तो ये दो बहुत ही अहम प्रिंसिपल्स हैं, और आप ईयर एंड पे जितनी भी एडजस्टमेंट्स बनाएंगे, चाहे वो आप कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ईयर एंड पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लाजमी
हर एक टॉपिक्स के अंदर और हर एक जो है क्लासेस के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर ये लाजमी है। तो ये अगर आप अच्छी तरह से देख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस सवाल को और जो ये बाबा जी वाली एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर आपको बताऊं तो ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाबा जी को 1 जनवरी 2019 को अपॉइंट करा है और उनकी मंथली सैलरी जो है 10,000 रुपए रखी है आपने, पेड ऑन अक्रूवल क्वार्टरली बेसिस। मैं इसके अंदर आपके लिए एक और एग्जाम्पल जो है बढ़ा रहा हूं कि 10,000 है पेड ऑन अक्रूवल बेसिस, लेकिन किस पे? अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे बेटा। यानी क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप जो है उनको ये अक्रूवल और क्वार्टरली बेसिस पे आप उनको तनख्वाह देंगे। यानी बाबा जी को आपने बोल दिया कि भाई आपको हर 3 महीने की तनख्वाह चौथे महीने की 10 तारीख को मिलेगी। सारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हमारी कंपनी का रूल है कि हम हर एक को तनख्वाह जो है अगले 3 महीने की तनख्वाह चौथे महीने की 10 तारीख को देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि बाबा जी ने जनवरी में काम करा, फेब में काम करा, मार्च में काम करा, बाबा जी को आपने बुलाया और बाबा जी को अप्रैल में बुलाया और आपने 30,000 रुपए बाबा जी को दे दिए। और क्या बोल के दिए होंगे? ऑब्वियसली बात है, ये लेने बाबा जी आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की तनख्वाह। तो आपने जो है 3 महीनों की तनख्वाह जो है अप्रैल 10 को दे दी। फिर मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह आपने जुलाई 10 को दे दी बाबा जी को। बाबा जी को 10 जुलाई को बुलाया और आपने 30,000 रुपीज दे दिए बाबा जी को। अब जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपके और अच्छा क्लियर हो जाए। यानी जैन, फेब, मार्च की तनख्वाह आपने अप्रैल 10 को दे दी, अप्रैल, मई, जून की तनख्वाह आपने जुलाई 10 को दे दी। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर की तनख्वाह आपने बाबा जी को 10 अक्टूबर को बुलाकर 30,000 रुपए दे दिए और आपने कहा बाबा जी ये लीजिए आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर की तनख्वाह। अब मसला ये कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2019 की सैलरी आप दोगे जैसा सिस्टम चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तनख्वाह आपको देनी होगी जनवरी 10, 2020। यानी इन शॉर्ट बाबा जी से आपने काम ले लिया पूरे 12 महीनों का और बाबा जी को तनख्वाह आप दे रहे हो 9 महीने की। यार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तनख्वाह आप दोगे, माना दोगे, लेकिन वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जा रही है, वो इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दे रहे हो आप। तो आपके पास मैचिंग प्रिंसिपल की वॉयलेशन हो रही है। मैचिंग प्रिंसिपल पूरा नहीं हो रहा। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस हो उसी साल में रिकॉर्ड करो। तो आज दिसंबर 31, 2019 है, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, आप अपने सीनियर अकाउंटेंट के पास गए, सीनियर अकाउंटेंट ने कहा सर आप एक एंट्री बना ले। क्या बना ले? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट बाय 30,000। तो सर इससे होगा क्या भाई? आपने ऊपर अगर जरा सा और से देखें तो आपने एक 30,000 रुपए की तनख्वाह जो है ये अप्रैल 10 को बनाई, फिर एक जुलाई 10 को बनाई, 30 और 30 60,000 हो गए। एक आपने 10 अक्टूबर को बनाई, 90,000 हो गए। और एक आपने दिसंबर 31 को एंट्री बनाई 30,000 की। तो आपके पास जो है वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में जो सैलरीज एक्सपेंस है वो खुद ब खुद आपका 1,20,000 रुपए सैलरीज एक्सपेंस हो गया, जो कि आपने पहली एग्जांपल में भी सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 1,20,000। लेकिन फर्क ये है कि इस दफा जो लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में जो जाएगा वो दैट इज 30,000 जाएगा, क्योंकि आपने 3 महीनों की तनख्वाह आपके ऊपर पेबल है। जो लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो एग्जांपल ली थी उसमें 1 महीने की तनख्वाह पेबल थी। तो आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर तो 1,20,000 ही जा रहा था, लेकिन सैलरीज पेबल में 10,000 जा रहे थे। लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल को चेंज करा है और इस एग्जाम्पल में मैंने 3 महीने की तनख्वाह ड्यू करी है, तो दैट इज सैलरीज पेबल इज 30,000। अब आपके पास जो ये 3 इंपॉर्टेंट जो सवाल आते हैं, हाउ सैलरीज एक्सपेंस बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट। जो सैलरीज एक्सपेंस में जाएगा आपके पास 2019 में दैट इज 1,20,000 बच्चों, जो पहले भी गया था। लेकिन सैलरीज पेबल के अंदर आपके पास जो जाएगा वो आपके पास जाएगा 30,000, कि आपने सैलरीज पेबल जो है वो 30,000 दिया है।
देना बाकी है, और हाउ मच कैश पेड ड्यूरिंग द एंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज के रिस्पेक्ट में आपने पूरे साल में कितनी पेमेंट करी बाबा जी को। तो अगर आप ऊपर जाके देखें तो आपने एक 30,000 रुपए एक दिए, 30,000 रुपए एक और दिए, 60, और 30,000 एक और दिए, 90,000। और इससे भी आप बता सकते हो कि 1,20,000 में से 30,000 नहीं दिए, तो ऑब्वियसली बात है यानी कि 90,000 की आपने पेमेंट करी है। तो आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट सवालात जो है वो पूछे जाते हैं, एक्सपेंस फॉर द ईयर, हाउ रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, एंड कैश पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। तो होपफुली ये आपको समझ में आई होगी। अगर अब इस एग्जाम्पल को आप एक और जाविये से देखो तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा जरा सा क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं इस सवाल के अंदर ये क्वार्टरली बेसिस को चेंज करके बच्चों, यानी जहां पे ये मैंने क्वार्टरली बेसिस लिखा है, इस एग्जाम्पल में पेड ऑन अक्रूवल सेमी एनुअली, आपके लिए मैंने ये एग्जाम्पल में सेमी एनुअली कर दिया है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाबा जी को जो है 1 जनवरी को अपॉइंट करा है, 10,000 रुपीज उसकी जो है मंथली सैलरी है, लेकिन आपने बाबा जी को बोला बाबा जी मेरी कंपनी का एक रूल जो है ना बड़ा डिफरेंट है, हेड ऑफिस ने बोला इसी तरीके से कि हम हर 6 महीने की तनख्वाह आपको 7वें महीने की 10 तारीख को देंगे। सबको इसी तरह मिलती है तनख्वाह। मर्चेंट नेवी में जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके 12-12, 15-15 महीने बाद जो है अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होती है। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, अपनी जैसे एक एग्जाम्पल कोट करने के लिए स्टूडेंट को, ताकि जरा सा समझ में आ जाए। तो बाबा जी से आपने कहा कि बाबा जी हम लोग जो आपको तनख्वाह देंगे वो हर 6 महीने की तनख्वाह 7वें महीने की 10 तारीख तक देंगे। आप 6 महीने तक अच्छे बच्चों की तरह काम करते रहेंगे बस। यानी जनवरी में बाबा जी ने काम किया, फरवरी में काम करा, मार्च में काम करा, आपने कोई एंट्री ही नहीं बनाई। बाबा जी आए नहीं ना आपके पास, कोई आपने अकाउंट में आपके कोई एंट्री हुई नहीं, आपने बाबा जी को कोई पैसे ही नहीं दिए यार। और फिर आपने बाबा जी को मतलब कि जनवरी में काम किया, फेब काम किया, मार्च काम किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 10 को बाबा जी को बुलाया और आपने बाबा जी को एक साथ 60,000 रुपए दे दिए बच्चों। तो आपने अपनी बुक्स में एंट्री बनाई, सैलरीज, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और बाबा जी को ये आपने इंटीमेट करके दिया कि ये आपकी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून की तनख्वाह है। अब मसला ये कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तनख्वाह आप कब दोगे? वो दोगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यानी जनवरी 10, 2020 को, और हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है दिसंबर 31, 2019 को। तो अब क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही है। तो मैचिंग प्रिंसिपल को आपको पूरा करना है। तो आप ईयर एंड दिसंबर 31, 2019 को, और याद रखिएगा ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती है बच्चों, ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले सारे अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं। तो आप एक एंट्री पास करोगे कि भाई जो आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो काम लिया है बाबा जी से, आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर दिया, सैलरीज, एक्सपेंस डेबिट, लेकिन आपने उनको पैसे नहीं दिए बच्चों, आप दोगे। अभी दिसंबर 31, 2019 तक नहीं दिए तो आपने वो सैलरीज पेबल में लिख दिया। अब आप देखो तो ऊपर अगर आप जाओ तो आपने सैलरीज एक्सपेंस के नाम से एक एंट्री पास करी थी, दैट इज 10,000, और एक और आपने एंट्री पास कर दी थी दैट इज दिसंबर 31, 2019 को। तो ये आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वापस से 1,20,000 ही हो गया। लेकिन सैलरीज पेबल में इस दफा आपके पास लाइबिलिटीज में दिसंबर 31, 2019 की बैलेंस शीट में आप 60,000 लाइबिलिटी लिखेंगे। तो आप देखो जितनी भी तीनों एग्जाम्पल ली हैं उसमें एक्सपेंस फॉर द ईयर चेंज नहीं हुआ बच्चों, वो 1,20,000 ही रहा है। लेकिन वो 1,20,000 एक्सपेंस फॉर द ईयर 12 मंथ्स का ही एक्सपेंस जाता है। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट इज 1,20,000, लेकिन बैलेंस शीट में बच्चों इस दफा आप लिखोगे सैलरीज पेबल के नाम से 60,000, और जो आपने कैश पेड करा है वो बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ बाबा जी को पूरे साल में 60,000 रुपए दिए। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह से अक्रूड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अलोंग विद मैचिंग प्रिंसिपल एंड द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या ताल्लुक है कि आप जो ये ईयर एंड पे जो एंट्री बना रहे हो वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की मदद से बना रहे हो।
तो इंशाल्लाह जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप इस वीडियो दोनों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को जरा अच्छी तरह से आप जो है सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।